मिशन पर एक बार फिर से सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस एंड एक्सरसाइज नंबर 4। इस एक्सरसाइज में तुम्हारे लिए हमने कुछ अच्छे प्रश्न फिर से चुने हैं और टारगेट ये रहेगा कि गैसियस कंपाउंड को, गैसियस स्टेट में रिएक्शंस को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो आ जाते हैं सीधे मुद्दे पर। पहला प्रश्न तुम्हारे लिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर 10 ml कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। रिपोर्ट योर आंसर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। रिएक्शन आसानी से तुम लोग लिख सकते हो। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, मतलब हमें 1 ऑक्सीजन एटम और चाहिए। हम लिख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल को जब 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग लगाने जा रहे हैं उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि इक्वेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नहीं, कोई एटम नहीं चलेगा, सब मॉलिक्यूल चाहिए। तो हम इसको वैसे लिख लेंगे और इसका मतलब तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, आधा मोल ऑक्सीजन और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और आधा मोल ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हमारा कहना है। सब कुछ गैस फेज में है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। हम जानते हैं गैस के लिए 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी पर 22,400 ml होता है। तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 1 × 22,400 ml हम लिख सकते हैं। आधा मोल का मतलब कितना होगा, आधा मल्टीप्लाइड बाई 22,400 ml हम लिख सकते हैं। और इस 1 मोल का मतलब 1 × बैलेंस्ड इक्वेशन है, सब कुछ बैलेंस में है। तो हम इन नंबर्स में या फिर इस इक्वेशन में थ्रू आउट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने सब में 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब सब कुछ डबल हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया सब कुछ 10 गुना हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया मतलब सब कुछ आधा हो गया। तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं। तो हम इसको जो है 22,400 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब इसको पढ़ो, 1 ml कार्बन मोनोऑक्साइड और आधा ml ऑक्सीजन मिलकर के 1 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसे कैंसिल कराने के बाद तो ये रिजल्ट बचता है कि 1 ml कार्बन मोनोऑक्साइड आधा ml ऑक्सीजन मिल करके 1 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जरा इसमें और इसमें मैच करो। हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमने मोल में लिखा था वही इंफॉर्मेशन हम ml में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कब, जब सभी कंपाउंड्स गैस फेज में। जो कंपाउंड गैस नहीं होगा उसके लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन जो कंपाउंड्स यहाँ पर गैस फेज या जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गैस फेज में दिखाई पड़ रहे हैं उनके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि जिस टेम्परेचर प्रेशर पर ये मेजर किया गया उसी पर ये और उसी टेम्परेचर प्रेशर पर ये भी मेजर किया गया। इसको भी हमने एनटीपी पर, इसको भी एनटीपी पर और इसको भी एनटीपी पर मेजर किया है। तो सभी कुछ जो है एक ही टेम्परेचर प्रेशर पर मेजर किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड और आधा वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलकर के 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, मतलब कोई भी यूनिट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ml भी हो, लीटर भी हो सकता है, उससे बड़ा किलो लीटर भी हो सकता है। तो कोई भी बड़ा छोटा यूनिट चलेगा, लेकिन तीनों जगह कॉमन होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम कहने का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक हमारे पास ये कंटेनर है जिसका ये वॉल्यूम है V, ठीक है। एक वॉल्यूम मतलब इतना जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, आधा वॉल्यूम मतलब इसका आधा ऑक्सीजन, और 1 वॉल्यूम कहने का मतलब इसके बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऐसा भी मतलब निकाल सकते हैं। तो
तो जो चीज हम मोल में कह रहे थे उसी को हमने ml में, लीटर में या वॉल्यूम में कहना सीख लिया। और हम सीधे सीधे इक्वेशन को देखते ही कहेंगे कि जब 1 ml ये खर्च होता है तो आधा ml ये खर्च होता है और 1 ml ये बनता है। हमारा प्रॉब्लम है कि 10 ml कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो हम कहेंगे 1 ml के लिए आधा ml चाहिए। सिर्फ इन दोनों को देखो, उसको भूल जाओ। 1 ml के लिए आधा ml चाहिए, मतलब जितना भी ये रहेगा उसका आधा ये रहेगा। तो अगर ये 10 ml है तो 10 का आधा हो गया 5 ml, ये 5 ml चाहिए। हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, सीधे सीधे 1 ml से 1 ml बनता है। सिर्फ इन दोनों को देखो, बीच में इसको छोड़ दो। जब भी इस तरह का कैलकुलेशन करो केवल दो चीजों को देखो, इन दोनों को देखो। इससे 1 ml से 1 ml बनता है, मतलब जितना ये रहेगा उतना ही ये भी बनेगा। तो ये 10 ml है तो ये 10 ml बनेगा। सोचेंगे तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारे वॉल्यूम्स एक ही टेम्परेचर प्रेशर पर मेजर किए हैं। प्रश्न के अंतिम में लिखा भी हुआ है रिपोर्ट योर आंसर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये आंसर उसी टेम्परेचर प्रेशर पर है या ये वॉल्यूम उसी टेम्परेचर प्रेशर पर है जिस पर ये वाला वॉल्यूम मेजर किया गया है। आ जाते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तुम्हारे लिए 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को 80 ml ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया। रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम 70 ml पाया गया। केओएच सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करने पर वॉल्यूम 50 ml हो गया। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करो और गिवन ऑल वॉल्यूम्स हैव बीन मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले अंतिम लाइन देखो, गिवन ऑल वॉल्यूम्स हैव बीन मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस प्रॉब्लम में भी यही चीज साफ साफ लिखा है कि सभी वॉल्यूम्स का मेजरमेंट सेम टेम्परेचर प्रेशर पर हुआ है। आ जाओ प्रॉब्लम की तरफ। हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, गैसियस हाइड्रोकार्बन, मतलब साफ साफ लिखा है गैसियस स्टेट में है। कितना है 10 ml। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलो मान लिया कि इसमें कार्बन एटम्स का नंबर x है और हाइड्रोजन एटम्स का नंबर y है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमारा कहना था कि इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन सब कैलकुलेशन को करते समय कभी कभी हम या कुछ मौकों पर हम बिना बैलेंस्ड इक्वेशन से भी काम चला सकेंगे। तो चलो देखते हैं क्या किया जाए। चलो इसको बैलेंस करने का पहले कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर कंपाउंड में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 कार्बन है तो 2 बनेगा, 3 कार्बन है तो 3 बनेगा। हाइड्रोजन के साथ क्या है कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस चीज को बस समझना है तुम्हें। तो जितने कार्बन एटम्स उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। 1 कार्बन से 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 से 3, तो x कार्बन एटम्स से मिलकर के x कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। या कह सकते हो कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा उतने ही कार्बन एटम्स यहाँ पर रहे होंगे। हम कुछ ऐसा कह सकते हैं ना। हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल का रिलेशन आधा आधा, 8 हाइड्रोजन रहेगा तो 4 मॉलिक्यूल बनेगा पानी का, क्योंकि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाएगा। तो y हाइड्रोजन एटम से हम कह सकते हैं इट्स y/2। यहाँ ऑक्सीजन कितना खर्च होगा तो जरा देखो, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो x कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में डबल कर दो, 2x एटम्स हो जाएंगे। पानी के सभी मॉलिक्यूल्स में 1 एटम होगा, तो जितने मॉलिक्यूल्स उतने ऑक्सीजन एटम्स, y/2। ये ऑक्सीजन एटम्स का नंबर है, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का नंबर, इसको उठा करके यहाँ पर लिख दोगे तो ये ऑक्सीजन ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं, तो हम इन बैलेंसिंग नंबर्स को हटा देते हैं, लेकिन बैलेंस किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। प्रॉब्लम का कहना है कि 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन है, इसको 80 ml ऑक्सीजन के साथ मिलाए हैं और रिएक्शन कराने पर 70 ml हमको रिजल्ट मिला है। रिजल्ट में हमें 70 ml गैस मिला है और इस 70 ml को KOH के साथ ट्रीटमेंट करने पर फिर से 50 ml ये हो गया। KOH सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करने पर वॉल्यूम 50 ml हो गया। तो जो ये 70 ml मिला है
इसको जब हमने KOH के साथ ट्रीट किया, KOH के साथ इसको मिला दिया तो वॉल्यूम घट करके 70 से 50 हो गया, मतलब 20 ml कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि KOH का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो 20 ml की जो कमी आई है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये 20 ml जो कम हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया। इसका मतलब इसमें 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड था, तो हमें चलो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी पता चल गया 20 ml। कहां था 20 ml? 70 ml में 20 ml था। बाकी 50 ml क्या है वो भी हमें सोचना है, ठीक है ना। 70 में 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर इस 20 को माइनस करें तो बचेगा 50। वो 50 क्या था? तो यहां से सोचो, जब हम हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन को कम लेते हैं, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने को हम कहते हैं बर्निंग। ये कंपाउंड जल रहा है, बर्न हो गया तो कंप्लीट बर्निंग के लिए या कंप्लीट कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, तो हम ढेर सारा ऑक्सीजन लेते हैं ताकि बर्निंग में कोई रुकावट ना हो, कंपाउंड पूरी तरह से जल के खत्म हो जाए। तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, 10 ml है, ये खत्म हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कुछ खत्म होगा, कुछ बच जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा। पानी जो है बनते समय जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ये वेपर फेज में या गैस फेज में होता है, लेकिन जब टेम्परेचर थोड़ा भी कम होता है, ठंडा होता है, तो पानी लिक्विड फेज में आ जाता है। तो पानी कभी कभी गैस फेज में भी रहेगा और कभी कभी लिक्विड फेज में भी रहेगा। इस बात का थोड़ा तुम्हें ध्यान देना है, प्रश्न के सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना है कि पानी गैसियस फेज में है कि पानी लिक्विड फेज में है। फिलहाल यहाँ पर पानी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो पानी को लिक्विड ले लेते हैं। पानी जो है हमारा लिक्विड है और इस वॉल्यूम में पानी का वॉल्यूम कहीं भी शामिल नहीं है, हम ये मान करके चलेंगे, ठीक है। गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। जैसे अगर 18 ml पानी लिक्विड स्टेट में हो तो इसको 18 ग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 होता है, इसीलिए 18 ml जो है 18 ग्राम हो जाएगा। और 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल होता है, और उसका वॉल्यूम निकालेंगे एनटीपी पर तो 22,400 ml गैसियस स्टेट में। तो देखो 18 ml लिक्विड स्टेट में है और गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा है। तो किसी भी कंपाउंड का जो वॉल्यूम होता है गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में काफी कम होता है, इसीलिए हम सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में उसका वॉल्यूम इग्नोर कर सकते हैं। इसके सामने ये बहुत छोटा है, इग्नोर कर दिया। तो वही चीज यहाँ भी किया जा रहा है, थोड़ा बहुत पानी जरूर बना होगा, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है, इसलिए उसका वॉल्यूम यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। इसमें मान लिया कि पानी नहीं है, ठीक, पानी है लेकिन उसका वॉल्यूम इग्नोर कर दिया। तो ये खत्म हो गया, इसमें से कुछ बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा, वो सब भी यहाँ पर दिखाई पड़ना चाहिए। तो 70 ml में क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, पानी था, बचा हुआ ऑक्सीजन था। 70 ml में 3 चीजें थी, ठीक है ना। ये सब मिला करके, ठीक है, थोड़ा पानी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो ऑक्सीजन बचा था वो यहाँ पर आएगा। ये तो खत्म हो गया है इसीलिए नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा ऑक्सीजन, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा पानी, सब मिला करके 70 ml है। पानी का वॉल्यूम बहुत ही कम है तो उसको हम इग्नोर कर दिए और मान लिए कि 70 ml क्या है, ये दोनों मिला करके है। और ये 20 ml है तो 70 में से 20 माइनस कर दिया तो जो 50 बचा वो किसके लिए हुआ? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। 70 में से अगर इस 20 को हटा दो तो जो 50 बचेगा वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होगा, कि ऑक्सीजन कितना है? 50 ml है। और अगर 50 ml बचा है मतलब 30 ml खर्च भी हो गया। देखो चीजें कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि 70 ml में 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड है तो बाकी 50 ml क्या है? ऑक्सीजन है। क्योंकि ये खत्म हो चुका है, इसको हमने इग्नोर कर दिया, इसको अलग कर दिया है 20 ml, जो 50 ml बचा वो ऑक्सीजन है। तो 50 ml ऑक्सीजन है मतलब बाकी 30 ml कहाँ गया? ऑक्सीजन तो 80 ml लेकर के चले थे ना, बाकी 30 ml कहाँ गया? तो बाकी 30 ml रिएक्शन में खर्च हो गया। तो अब हमारा इंफॉर्मेशन है कि 10 ml हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन 30 ml, कार्बन डाइऑक्साइड 20 ml, और पानी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कि 10 ml हाइड्रोकार्बन ने 30 ml ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1, 3 और 2, तीनों को 10 से कैंसिल करा दो। हमेशा ये नंबर्स इस तरह के दिए जाते हैं कि इनका एक सिंपल रेशियो आसानी से तुम निकाल लो। तो 10, 30 और 20 का सिंपल रेशियो 1, 3 and 2। इट मीन्स
इसके एक मॉलिक्यूल से या इसके एक वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, 1 ml से 2 ml बन रहा है, या हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हमने ये 2 यहाँ लिख दिया। इसी तरह से इस 3 को यहाँ लिख देंगे कि इसके एक मॉलिक्यूल या एक वॉल्यूम के साथ इसका 3 वॉल्यूम खर्च हो रहा है। अब इसको पता करने की बारी है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ पर 2 कार्बन है तो डेफिनेटली यहीं से आए होंगे, मतलब x की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सॉल्व हुआ। y की जगह क्या होना चाहिए, और देखो 3 चीजें बैलेंस हो गई है, चौथा वाला थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना है तो हम करते हैं। देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन से, टोटल 3 गुणे 2 6 ऑक्सीजन एटम्स है। 6 में से 4 एटम्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली जो बचा हुआ 2 ऑक्सीजन एटम है वो यहीं पर जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात। 6 में से 4 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ है, उनमें से 4 यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो बचे हुए 2 है वो कहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ पर जा रहे हैं। एक एटम से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो 2 एटम से 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बनने का मतलब 4 हाइड्रोजन यहीं से आए होंगे। सब कुछ बैलेंस हो गया, हमने इसका फॉर्मूला पता कर लिया, C2H4। देखो किस तरह से हमने पता किया। हमें क्या क्या पता करना पड़ा कि 10 ml हाइड्रोकार्बन, 30 ml ऑक्सीजन मिलकर के 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इस रेशियो की मदद से हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, उसको यहाँ पर यूज कर लिया। तो जब हमें 3 का पता चल गया तो चौथा वाला जो है वो भी पता चला, फिर कार्बन का पता चला, हाइड्रोजन का पता चला, सब कुछ पता चल गया। चलो एक्सपीरियंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। 16 ml हाइड्रोकार्बन गैस को ऑक्सीजन के एक्सेस के साथ एक्सप्लोड किया गया। ठंडा करने पर गैसियस मिक्सचर के वॉल्यूम में 48 ml की कमी आ गई। KOH ऐड करने पर वॉल्यूम फिर से 48 ml, वॉल्यूम में फिर से 48 ml की कमी आ गई। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। तो 16 ml हाइड्रोकार्बन है, एक 16 ml हाइड्रोकार्बन है, ये एक्सेस में है, मतलब बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि खत्म नहीं होगा। खत्म अगर कोई होगा तो ये खत्म होगा, तो ये पूरी तरह से खर्च हो जाएगा और प्रोडक्ट में ये दोनों बनेंगे। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है तुम्हें, ठंडा करने पर गैसियस मिक्सचर के वॉल्यूम में 48 ml की कमी आई। तो जब हमने ठंडा किया तो वॉल्यूम कम क्यों हो गया, क्योंकि ठंडा करने पर वाटर जो है वेपर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जो 48 ml की कमी आई है उससे यह पता चलता है कि 48 ml उसमें वाटर वेपर बना था। ठीक है, वाटर वेपर का पता चल गया। KOH ऐड करने पर वॉल्यूम में फिर से 48 ml की कमी आई। KOH ऐड करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है। तो KOH के कारण जो कमी आती है, 48 ml की कमी आई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट कर रहा है कि मिक्सचर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना था, इतना वाटर बना था, इतना कंपाउंड खर्च हुआ है। ऑक्सीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमें पता करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इन तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। तीनों जो है 16 से कैंसिल हो जाएंगे। ये 16 से एक बार में कैंसिल होगा, ये 16 से 3 बार में, और ये 3 बार में। इट मींस कि इसके एक मॉलिक्यूल से उसका 3 मॉलिक्यूल और उसका 3 मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल जब इसका खर्च होगा तो उसका 3 मॉलिक्यूल बनेगा, उसका भी 3 मॉलिक्यूल बनेगा। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो हमने लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CXHY ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल पानी के देगा। अब यहाँ पर 3 कार्बन तभी आ सकते हैं जब यहाँ भी 3 कार्बन हो, मतलब इस X का वैल्यू पता चल गया ना तुम्हें, C3 हो गया। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन तभी आएंगे जब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो, तो ये हो गया H6 सॉल्व। हम चाहे तो इस ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन तो यहाँ से सीधे बैलेंस हो जाएगा कि 3 गुणे 2 6 एटम, 6 एटम्स यहाँ पर है और 3 एटम्स यहाँ है, कुल मिलाकर के 9 एटम्स, और 9 का आधा कर दो तो 4.5 होता है, मतलब 4.5, या फिर लिख सकते हो 9/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ होने चाहिए। इसको बैलेंस करना चाहे तो 9/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई रिक्वायरमेंट इस प्रश्न में नहीं थी। तो ये प्रश्न थोड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ। 7.5 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को
36 ml ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड किया गया। ठंडा करने पर गैसेस मिक्सचर का वॉल्यूम 28.5 ml पाया गया। KOH से ट्रीट करने पर वॉल्यूम 15 ml और कम हो गया। अल्कलाइन पैरागैलोल ने बचे हुए वॉल्यूम को भी एब्जॉर्ब कर लिया। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करो। काफी इंफॉर्मेशन है इसमें, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तुम्हारा 7.5 ml, ठीक। इसको रिएक्शन कराया गया है 36 ml ऑक्सीजन के साथ। सारे मेजरमेंट सेम प्रेशर टेम्परेचर पर हुए हैं। प्रॉब्लम में हमने ये लिखा नहीं क्योंकि बताने के लिए तो हम यहाँ खड़े ही हैं, लेकिन जनरली एग्जाम में लिख करके मिलेगा। नहीं भी लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ऐसा ही होगा। तो 7.5 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन 36 ml ऑक्सीजन को हमने रिएक्शन कराया, और रिएक्शन करा के जब सब कुछ ठंडा किया तो वॉल्यूम जो है टोटल मिक्सचर का 28.5 ml पाया गया। 28.5 ml में क्या क्या होगा? जो ऑक्सीजन बचा होगा वो यहाँ पर रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा वो भी यही में होगा, और पानी जो है लिक्विड फेज में है क्योंकि ठंडा हमने कर दिया है। तो इसके अंदर पानी भी लिक्विड फेज में है, लेकिन उसको मान लेंगे कि उसका वॉल्यूम बहुत कम है, इग्नोर कर दिया। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी का मिक्सचर है। पानी को इग्नोर किया तो बोलेंगे इसमें दो चीजें हैं, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। कहा गया है तुमसे कि KOH से ट्रीट करने पर वॉल्यूम 15 ml कम हो गया। KOH से ट्रीटमेंट किया, वॉल्यूम 15 ml कम हो गया। तो 15 ml कम क्यों हुआ है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, मतलब 15 ml जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, ये पता चला। फिर कह रहा है कि अल्कलाइन पैरागैलोल ने बचे हुए वॉल्यूम को भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये अल्कलाइन पैरागैलोल जो होता है इसका काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। तो बचा हुआ वॉल्यूम मतलब कितना? इसमें से इसको माइनस करो जरा। 28.5 में से 15 को माइनस किया तो ये बचेगा 13.5 ml। तो यही ऑक्सीजन है, इसी को जो है पैरागैलोल ने एब्जॉर्ब किया है और यही ऑक्सीजन है। तो कितना ऑक्सीजन बचा था? ये ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन जो अंतिम में बचा हुआ था उसी को तो पैरागैलोल ने एब्जॉर्ब किया है। तो अगर इतना ऑक्सीजन बचा हुआ है तो कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ? 36 ml में से इसको माइनस कर दो, 36 माइनस 13.5, तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2। 22.5 ml ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन में खर्च हुआ है। इतना बचा था, 36 ml था, उसमें से इतना बचा हुआ है, मतलब माइनस कर दिया, और जो रिजल्ट आया ये क्या है? इतना ml ऑक्सीजन रिएक्शन में खर्च हुआ। तो अब हमारे पास काफी सारा इंफॉर्मेशन है, सही सबको मिला दे तो हम कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन का 7.5 ml, ऑक्सीजन का 22.5 ml आपस में रिएक्शन किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है? 15 ml बना है। पानी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। 7.5 से 7.5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 7.5 से इसको कैंसिल कराओगे एग्जैक्टली 3 बार में कैंसिल होगा, और 7.5 से इसको कैंसिल कराओगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 1:3:2 का रेशियो, मतलब CXHY जो है वो एक बार होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन एक बार होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 बार होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो 2 बार होगा। और यहां से हमें अब अपना काम कर निकालना है। हमें ये पता करना है कि पानी का भी हम पता लगा सकते हैं, हालांकि बैलेंस नहीं लेकिन पता लगा सकते हैं। तो चलो देखो, 2 कार्बन से 2 कार्बन यहां लिख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिए पानी बैलेंस होना चाहिए। तो पानी को पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 6 ऑक्सीजन एटम्स में से 4 ऑक्सीजन एटम्स तो यहीं पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये बैलेंस हो चुका है। 4 एटम्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब जो बचे हुए 2 एटम्स है वो यहाँ जाने चाहिए, और 2 एटम्स ऑक्सीजन का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स पानी के होंगे। बैलेंस हो गया ये भी, और जब ये बैलेंस हो गया तो हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए और 2 कार्बन यहाँ होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया?
C2 and H4 बन गया। तो इस तरह से देखो, किस तरह से हम ये वॉल्यूम को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी मदद से इक्वेशन को थोड़ी दूर तक बैलेंस कर ले रहे हैं, फिर अपना थोड़ा इधर उधर करके बचा हुआ पार्ट भी बैलेंस हम कर ले रहे हैं। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते रहो। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम कि एनटीपी पर एक गैसियस हाइड्रोकार्बन के 1.2 लीटर को बर्न करने पर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 1.8 ग्राम हाइड्रोजन H2O मिला। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करो और यह भी पता करो कि इसे जलाने में कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ है। चलो आ जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है अपना ऑर्गेनिक गैसेस हाइड्रोकार्बन का 1.12 लीटर है, वो भी एनटीपी पर है, ध्यान दें एनटीपी पर है। इसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया है तो 2.2 ग्राम CO2 मिला है और 1.8 ग्राम H2O मिला है। करेक्ट। हमें क्या पता करना है, इसका फॉर्मूला पता करना है और ये भी पता करना है इसको जलाने में कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ है। इसके साथ साथ एक और छोटा सा टारगेट हम देते हैं जो लिखना मिस कर गए हैं, ये भी पता करना है कि इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का कितना वेट हमने यहाँ यूज किया है। ये तो 1.12 लीटर दिया है ना, वेट पता करना है, वेट कितना यूज किया है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, देखो इस बार ये सब वॉल्यूम में नहीं है, ये सब इसमें है, ग्राम में है और ये लीटर में है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि सबको हम आसानी से मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गैस है, एनटीपी पर है, किसी भी गैस का एनटीपी पर जो भी वॉल्यूम होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 22.4 से डिवाइड कर दिया तो ये जो है मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये नंबर भी बहुत सही लिया गया है जो आसानी से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हम यहाँ पर एक डेसिमल बढ़ा रहे हैं ताकि दो अंकों के बाद डेसिमल, दो अंकों के बाद डेसिमल कैंसिल हो जाए। 162 से 224 दो बार में कटता है, मतलब 1/20। कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी जरा सॉल्व करो। मॉलिक्यूलर वेट इसका 44 होता है, 2.2/44। एक यहाँ डेसिमल लगा दे रहे हैं ताकि डेसिमल डेसिमल कैंसिल। 44 से ये दो बार में कटेगा, फिर से 1/20। और इसको जरा देखो, 1.8 मॉलिक्यूलर वेट होता है पानी का 18, तब 1/10। तो 1/20 मोल इसका, 1/20 मोल इसका और 1/10 मोल इसका, यही है ना। जब इसका 1/20 मोल खर्च हुआ है तो इसका भी 1/20 मोल बना है और इसका 1/10 मोल बना है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा, अगर हम 1/20 से 1/20 को कैंसिल कराएं तो एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा और ये जो है दो बार में कटेगा। वहां पर थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि 20 से 10 दो बार में कैसे कट जाएगा, बट ये 10 नहीं है, ये 1/10 है और ये भी 20 नहीं है, 1/20 है। 1/20 छोटा होता है, 1/10 बड़ा होता है। जब भी बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी से कैंसिल कराएंगे तो आंसर हमेशा एक से ज्यादा आता है, तो 2 होगा। ठीक है, 10 को 20 से नहीं कैंसिल कराना है। अगर 10 को 20 से कैंसिल कराते हैं तो आंसर होता है 1/2, बट इट इज 1/10 डिवाइडेड बाय 1/20। जब सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। 1/20 से ये कोई एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा और ये दो बार में कट गया। या फिर किसी भी दूसरे मेथड से जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें पता है, उससे तुम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हो। हमें तो ये पसंद है। तो 1/2 मीन्स 1/2, इतना दूर तक तो पहुंच ही गए। और इसकी मदद से हाइड्रोकार्बन का जो है फॉर्मूला तुम लोग बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जो है आसानी से बनाया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बना दे, 1.2 को बजाय रखते हैं। एक मॉलिक्यूल इसका प्लस O2 gives you एक मॉलिक्यूल इसका हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स H2O का। 2 मॉलिक्यूल्स H2O का मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होना चाहिए और एक मॉलिक्यूल
एक कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन होगा ही, मतलब फॉर्मूला हो गया हाइड्रोकार्बन का CH4। और क्या कैलकुलेट करना है कि किसको जलाने में कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ। यह बहुत मुश्किल काम है, सीधे दिख रहा है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो जरा, कितना ऑक्सीजन चाहिए। 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ है, 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ है, मतलब 4 एटम्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स। टोटल 4 एटम्स इस साइड में है, तो इस साइड में 4 एटम्स के लिए 2 मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। तो इसके एक वॉल्यूम के साथ इसका 2 वॉल्यूम खर्च हो रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो 1.12 लीटर के साथ इसका कितना खर्च होगा, जस्ट डबल कर दो, 1.12 लीटर का डबल कर दो, पता चल जाएगा कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है। जितना ये खर्च होगा उसका डबल ये खर्च होगा वॉल्यूम के टर्म्स में। तो ये 1.12 लीटर खर्च हुआ है, तो ये उसका डबल मतलब 2.24 लीटर खर्च होगा। और इसमें एक चीज और पता करना था तुम्हें, हाइड्रोकार्बन का वेट कितना है। तो इसका वेट निकाल सकते हो। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये मीथेन का, इसका फॉर्मूला पता चल गया, ये मीथेन है। मीथेन के 1.12 लीटर का वेट कितना होता है आसानी से बता सकते हो। मीथेन का जो है 22.4 लीटर जो है 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है। एक मोल मीथेन 16 ग्राम भी होता है, एक मोल मीथेन इतना लीटर भी होता है। तो 22.4 लीटर से इतना ग्राम होता है, तो इतने लीटर से कितना ग्राम होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तुम्हारे लिए, ये गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH&O, इसमें C है, H है और O है। इसके 10 ml को 100 ml ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड किया गया, चला दिया। वाटर वेपर के कंडेंसेशन के बाद गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम 90 ml पाया गया। क्यों वजह से ट्रीट करने के बाद वॉल्यूम में 20 ml की और कमी आ गई। कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 46 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करो। चलो, 10 ml कंपाउंड, 100 ml ऑक्सीजन, और जब वाटर वेपर को कंडेंस कर दिया है तो गैसियस मिक्सचर 90 ml हो गया है। तो इस 90 ml में क्या होगा, वाटर वेपर को तो इग्नोर कर देना है क्योंकि लिक्विड फेज में जा चुका है। तो 90 ml में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो होगा, जो ऑक्सीजन बचा है वो होगा। ये तो खत्म हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता वहां पर। उस 90 ml में ये है और ये है। ओके, फाइनली दिया है कि KOH से ट्रीट करने के बाद 20 ml और कम हो गया। जब हमने KOH से ट्रीट किया तो 20 ml कम हो गया। तो 20 ml क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो सॉरी, 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 20 ml कम हो गया KOH की मदद से, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 20 ml अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो बाकी का 70 ml क्या है, ऑक्सीजन है। और अगर 70 ml ऑक्सीजन बचा हुआ है, 100 में से 70 बचने का मतलब 30 ml खर्च हो गया। तो हमें सब कुछ पता चल गया कि इसका 10 ml, इसका 30 ml खर्च हुआ है, इसका 20 ml बना है। पानी का कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो गैस फेज में था नहीं। सो CH, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। करेक्ट, इसका 10 ml, इसका 30 ml, इसका 20 ml और इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर से आपका वही काम हम करके हम लोग जो है कैलकुलेशन करके रिजल्ट आ देंगे। इसमें अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज और है, कुछ गड़बड़ है। ये कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है, गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH&O। हमने ये तो ध्यान दिया नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम यहाँ पर जेड लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन भी इसमें है, जेड टाइम्स। ऑक्सीजन भी इसी के अंदर है, ये तो हम भूल ही गए थे। इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। ओके, अब सब कुछ सही है। तो 10 ml ये, 30 ml ये, 20 ml ये, इसका कुछ अता पता नहीं। तो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:3:2। तो 1:3:2 मतलब 1 मोल इसका, 3 मोल इसका, 2 मोल इसका। करेक्ट, मिलकर के वाटर भी बनाया हुआ है। और हमें क्या सोचना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूले में कार्बन का नंबर तो पता चल जाएगा, 2 कार्बन है तो यहाँ भी 2 कार्बन हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा, पानी बैलेंस्ड है नहीं तो हाइड्रोजन का पता नहीं लगेगा। उसी में एक ऑक्सीजन भी फंसा हुआ है, उसका भी पता नहीं लग रहा है। चलो हम लिख देते हैं कि चलो C2 है, ठीक है।
H और O का पता नहीं चल रहा है। इसमें देखो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी की मदद से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। वेपर डेंसिटी कितना है? 46 है। ठीक है, इस प्रश्न में एक और गड़बड़ है। वेपर डेंसिटी हमें लेना था 23 और हमने जो है गलती से 46 ले लिया है, तो प्रश्न थोड़ा सा करेक्ट किया जाएगा। वेपर डेंसिटी जो है 46 नहीं लिया जाएगा, बल्कि वेपर डेंसिटी को हम 23 लेकर के चलेंगे। तो वेपर डेंसिटी इसमें 46 लिखा है, लेकिन उसको जो है 23 माना जाए। तो वेपर डेंसिटी 23 है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट 23 इंटू 2 46 मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका। तो वेपर डेंसिटी 23, मॉलिक्यूलर वेट 46। ओके, ध्यान देना, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हमने बना दिया था, सही हो गया कि वेपर डेंसिटी हमें 23 लेना है, तो सो दैट मॉलिक्यूलर वेट 46 आ गया। तो इसका फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन इसका वेट पता चल गया। 46 में किसका किसका वजन होगा? कार्बन का वजन होगा, हाइड्रोजन का वजन होगा और ऑक्सीजन का भी वजन होगा। और 2 कार्बन का वजन हम जानते हैं 24 होता है, तो 46 में से 24 को थोड़ा किनारे कर लो, तो 46 में से 24 हटा दिया तो कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब 22 और बचेगा। ये 22 किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। 22 में हाइड्रोजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16 यूनिट। तो 22 यूनिट है, तो मतलब इसमें एक ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 ऑक्सीजन हो गया तो 32 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, मतलब इस 22 में ऑक्सीजन की हिस्सेदारी 16 है। तो 22 में से जो है 16 को फिर से रख दो, 16 रख दिया तो बच गया 6। अब ये 6 किसके लिए है? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। देखो किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस तरह से काम बना रहे हैं अपना। कि मॉलिक्यूलर वेट पा गए, मॉलिक्यूलर वेट में से दोनों कार्बन का वेट किनारे किया तो 22 बचा। 22 में से हमने सोचा लॉजिकली कि 22 में ज्यादा से ज्यादा कितने ऑक्सीजन रख सकते हैं, तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो 1 ऑक्सीजन मतलब 16 हुआ। तो इन दोनों को मिलाने के बाद भी 6 और बच जा रहा है। ठीक है, ये 6 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एक एटम का वेट होता है 1 यूनिट, तो 6 के लिए 6 एटम्स होने चाहिए। तो हो गया सब C2H6NO। यही है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बहुत मेहनत कर रहा है। अगले प्रश्न पर आ जाओ, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे तक है। 9 volumes of a gaseous mixture consisting of a gaseous organic compound and just sufficient amount of oxygen required for complete combustion. On burning gave 4 volumes of carbon dioxide, 6 volumes of water vapor and 2 volumes of nitrogen. All volumes measured at same pressure and temperature. Calculate. Compound contains only C, H and N. Compound में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है. And find molecular formula of the compound. Also find composition of the mixture. काफी बड़ा प्रश्न है, चलो इसको भी लगाते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड में क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी है, तो X, Y एंड Z। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, CuO2, H2O, और जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है हमें N2 गैस मिला है, तो इसलिए हम N2 भी लिख दिए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो यहाँ पर है वहां N2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका कहना है ये मेरे पास 9 वॉल्यूम मिक्सचर है, दोनों मिला करके 9 वॉल्यूम है, और कुछ इस तरह से 9 वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ अ gaseous organic compound and just sufficient amount of oxygen required for complete combustion। कि ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक उतना ही है जितना बर्निंग के लिए चाहिए, मतलब एक्सेस ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। समझ लो हमारी बात ना, कि 9 वॉल्यूम है दोनों को मिला करके, लेकिन एक्सेस कुछ भी नहीं बचेगा। ऑक्सीजन ठीक उतना ही है जितना हमें इस कंबशन के लिए जरूरत है। पूरा का पूरा ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा, ये दोनों बिल्कुल नहीं बचेंगे। और कहा जा रहा है ऑन बर्निंग गिव 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, इसका 4 वॉल्यूम है, और
पानी का, वाटर वेपर का 6 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम, और इन तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो हम निकाल ले तो हम कह सकते हैं दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2। ठीक, और इक्वेशन हम बैलेंस कर ले तो हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, 3 मॉलिक्यूल्स पानी के और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का। और 2 कार्बन डाइऑक्साइड होने के लिए यहां पर भी 2 कार्बन होना चाहिए। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए 3 गुणे 2 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, और 1 नाइट्रोजन के लिए यहां पर 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। तो फॉर्मूला हो गया C2H6N2। और तुम्हें एक चीज और पता करना है, आल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कि इस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है, 9 वॉल्यूम में कितना ये है कितना ये है। कंपोजिशन का मतलब ये होता है ना कि दोनों कितना कितना है, हम ये पता कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को जरा बैलेंस कर दो थोड़ा सा। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स है, 4 और 3 मिलाकर के 7 ऑक्सीजन एटम्स, और 7 का मतलब 7/2, या फिर हम डेसिमल में लिख दे तो 3.5। ठीक है, तो हम 3.5 ही लिख देते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान बन जाए। 3.5O2, तो इसके एक मॉलिक्यूल के साथ 3.5O2 चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम के साथ 3.5 वॉल्यूम चाहिए, या फिर जस्ट डबल कर दो, 2 वॉल्यूम के साथ 3.5 का डबल होता है 7 वॉल्यूम्स चाहिए, और इन दोनों को मिला दो तो 9 वॉल्यूम तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये जो 9 वॉल्यूम्स है इसमें क्या है, 2 वॉल्यूम इसका रहा होगा और 7 वॉल्यूम इसका रहा होगा, दोनों आपस में कंप्लीट रिएक्शन करके ऐसा प्रोडक्शन किए। तो लास्ट वाला पार्ट जो है हमारा, कि कंपोजिशन भी हमने जो है पता कर लिया। हम इसके लिए मैथमेटिकली भी जा सकते थे, ठीक है, कंपोजिशन के लिए मैथमेटिकली भी जा सकते थे, लेकिन हम मैथमेटिकली नहीं गए। हमने क्या किया, इसको एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि पहले इक्वेशन बैलेंस किया, फिर कहा एक वॉल्यूम के साथ 3.5 वॉल्यूम चाहिए, तो 2 वॉल्यूम के साथ 7 वॉल्यूम चाहिए, और दोनों मिलाकर के 9 वॉल्यूम हो गया। इट मींस इस 9 वॉल्यूम में यही रहा होगा। ठीक है, या फिर हम चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी हम इसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं, फिर अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कि ऐसे सिचुएशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तुम्हें आता है तो अपने से परफॉर्म भी कर सकते हो, अदरवाइज फिलहाल इस लॉजिक को यूज करो। इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर मैं फिर फ्यूचर में जरूरत पड़ती तो हम डेफिनेटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर लेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर, इस एक्सरसाइज को यहीं पर खत्म किया जाता है, और आई होप तुम लोगों को इतना कुछ देखने के बाद गैसियस मिक्सचर्स को, गैसियस कंपाउंड्स को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सोचा जाए, कब जोड़ना है, कब घटाना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये सब तुम लोग धीरे धीरे अपना समझोगे। तो सारे कैलकुलेशंस जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर ही थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब था। लेकिन इसके अलावा जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह नहीं है, उनके लिए भी इस तरह के कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। चीजें कंफ्यूजिंग ना हो जाए, बहुत सारा दूसरे में हॉच पॉच ना हो जाए, इसलिए हमने सिर्फ एक तरह के कंपाउंड्स को चुना और तुम लोगों को समझाया। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसे कंपाउंड्स को भी हम हैंडल कर सकते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह ना हो। इसमें सपोज कुछ दूसरे एलिमेंट्स लाइक सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कुछ ऐसा, तब भी हैंडल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग ऐसे एग्जांपल्स के साथ भी फिर से मिलेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, और फिर से हम कहते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में अभी भी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में अभी हमें और बातें करनी है, उनके लिए हम फिर से मिलेंगे।